हेलो। देखिए आपका एविडेंस में धारा 16 तक बताया गया था भाई। सेक्शन आपका 16 तक बताया गया था। अब जो हमें चलना है आपका एविडेंस में वह एडमिशन पढ़ाना है, यानी कि स्वीकृति कहा जाता है। तो पहले तो सेक्शन आपका देखा जाना चाहिए कि कौन कौन सा सेक्शन आपका एडमिशन या स्वीकृति के लिए पढ़ना है, तब एक उदाहरण आपका स्वीकृति का बनाया जाए। एडमिशन का मतलब ये होता है कि किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना या किसी बात को स्वीकार कर लेना। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को या किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसी को एक लाइन में लीगल तौर पर एडमिशन या स्वीकृति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर ए ने यह स्वीकार किया है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ये पूछा कि ये चोटें किसने पहुंचाई, तो ए इस बात को डॉक्टर से स्वीकार कर रहा है कि ये चोटें बी ने पहुंचाई, तो ए की यह स्वीकृति मानी जाएगी। यानी कि ए ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें चोटें आपका बी ने पहुंचाई। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, अब कोई मकान का विवाद है। अब ए ये स्वीकार कर लेता है कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, या ए ये भी स्वीकार कर सकता है कि बिजली का बिल बी जमा करता है। तो आगे और उदाहरण आपको बताए जाएंगे, लेकिन एडमिशन का मतलब होता है किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेना। अब जहाँ तक भारत और इंग्लैंड की बात है, यही आपका अंतर है। और पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है एडमिशन पर, वह इंग्लैंड और भारत में कोरिलेट करके पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जहाँ तक भारत की बात है, केवल और केवल तथ्य की स्वीकृति, एडमिशन आप फैक्ट ही रेलेवेंट होता है। अगर आपका एडमिशन आप ला किया गया है, यानी कि विधि की स्वीकृति की गई है, तो वह भारत में सुसंगत नहीं होती। लेकिन इंग्लैंड में तथ्य के बारे में भी एक्सेप्ट करना सुसंगत है, और विधि के बारे में भी। यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वह देखा जाए, वह ये बनता है कि भारत में किसकी स्वीकृति सुसंगत होगी, फैक्ट के बारे में, ला के बारे में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अलग एक लाइन लिख लेना है, भारत में केवल तथ्य के बारे में जो एडमिशन होगा वही रेलेवेंट होगा, ला के बारे में नहीं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और लिख लेना चाहिए अलग से। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति, पलट दीजिए मोबाइल को, वो फोन आते रहेंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, अब क्या किया जाए। भाई रिकॉर्डिंग में लगा है, रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा बाद में, अब कोई उसका उपाय नहीं है। जब सर्वर ही यहाँ से थोड़ा डाउन रहेगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। देखिए आपका इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति तथ्य के बारे में एक स्वीकृति करता है तब भी सुसंगत, और विधि के बारे में करता है तब भी सुसंगत। लेकिन याद रखिए, भारत में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, किसकी स्वीकृति सुसंगत, तथ्य की, और किसकी विसंगत होती है, रेलेवेंट नहीं होती, विधि की। अब आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक स्वीकृति का प्रश्न है, स्वीकृति को जब भी पढ़िए तो एक एरिया पहले कवर किया जाता है, और वह सेक्शन देखा जाता है 17 से लेकर 23 तक। यानी कि एडमिशन के बारे में
जो प्रावधान किया गया है वह एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 से लेकर 23 तक किया गया है। एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे बताया जाएगा डिटेल में। स्वीकृति का जो प्रभाव होता है, यानी कि स्वीकृति एविडेंस में किस रूप में आपका प्रभावी होगी, ये जो सेक्शन आपका बताया जाएगा 31, यानी कि 17 से 23 पढ़ना है। फिर आपका एडमिशन का प्रभाव पूछा जाता है, किस रूप में एडमिशन लागू होगा, तो स्टापेल के रूप में, विबंध के रूप में, ये धारा 31 बताएगी। तो फिर आपका क्वेश्चन ये उठता है कि स्टापेल के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। चूंकि एडमिशन स्टापेल मने का प्रभाव रखेगा, तो फिर आपका विबंध के बारे में 115 से लेकर 117 तक प्रावधान है, यानी कि पुनः आपका हल्का सा ही सही 115 से लेकर 117 तक देखना है। तो धारा 31 ये बताएगी कि जो एडमिशन होता है, स्वीकृतियां होती हैं, वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती, निश्चायक सबूत नहीं होती, तो क्या पैदा करती हैं, स्टापेल। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब निश्चायक सबूत नहीं होती, आपका विबंध पैदा करती हैं, इसका मतलब आगे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आपका स्वीकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपका न्यायिक यानी कि जुडिशियल, या फॉर्मल कहिए, या प्रारूपिक, यानी कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय में किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे हम जुडिशियल एडमिशन कहेंगे, न्यायिक स्वीकृति कहेंगे, और उसका प्रावधान 58 में है। यानी कि एक और धारा आपको कोरिलेट करनी पड़ेगी, चूंकि जुडिशियल एडमिशन के बारे में प्रावधान आपका किया गया है 58 में। तो आपका ये भी पूछ सकता है कि 58 में किस एडमिशन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो जुडिशियल, आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो केवल अगला क्वेश्चन आया, क्या मार्कर आना है, न्यायिक। और गैर न्यायिक स्वीकृति, यानी कि न्यायालय से बाहर जो एडमिशन किया जाए, जैसे कि अगर ए न्यायालय से बाहर कहता है कि इस मकान के बिजली का बिल बी जमा करता है, तो ये गैर न्यायिक स्वीकृति हो गई। और यही बात ए जाकर कहाँ कह दे, कोर्ट में, तो ये कैसी स्वीकृति हो गई, न्यायिक। अब थोड़ा बहुत आपका कन्फेशन में भी अंतर देखना है। इसलिए अंतर देखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो उसे हम स्वीकृति या एडमिशन कहते हैं। लेकिन यही स्वीकृति कन्वर्ट हो जाएगी कन्फेशन में, संस्वीकृति में। लेकिन कब कन्वर्ट होगी, तो जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है। यानी कि अंतर आपका ये करना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो इस स्वीकृति को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, संस्वीकृति या कन्फेशन। तो कन्फेशन द्वारा होता क्या है, तो कोई अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, तो यही एडमिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्फेशन में। तो आपका अंतर भी पूछा जाता है, वो अलग बताया जाएगा।
आगे बढ़ा जाए इसमें। अब सीपीसी में भी स्वीकृतियां दी गई हैं, एडमिशन दिया गया है, और वह जो स्वीकृतियां दी गई हैं सीपीसी के आदेश 12 में और धारा आपका 30 में, यानी कि जब भी आप स्वीकृति को पढ़िए तो आपका सीपीसी की धारा 1 पढ़ना है 30 हल्का सा, और इसके लिए जो आर्डर काम करेगा वह कौन सा है 12। यानी कि मुख्य रूप से एडमिशन का प्रभाव एडमिशन के बारे में सीपीसी में भी प्रावधान किया गया है और सीपीसी की धारा 30 में और तत्पश्चात सीपीसी के आदेश 12 में। अब आइए स्वीकृति का आपका कौन कौन सी धारा कवर करनी है ये बताया गया। अब इन धाराओं को पहले तोड़ लिया जाता है, जो जो धाराएं बताई गई हैं आपका तोड़ लिया जाता है। आपका 17 से 20 एक क्रम में पढ़ना है और 21 से लेकर 23 तक एक क्रम में पढ़ना है। यानी कि स्वीकृति होती क्या है और कौन व्यक्ति अगर कथन करता है तो स्वीकृति मानी जाएगी, और किस परिस्थिति में कथन करता है तो स्वीकृति मानी जाएगी। यानी कि स्वीकृति की परिभाषा और स्वीकृति कौन कर सकता है इसका उल्लेख आपका 17 से लेकर 20 में है। ये तोड़ा जाता है सेक्शन को, तीन तीन सेक्शन को। देखिए स्वीकृति ऐसा चैप्टर है कि शुरुआती दौर में कम समझ में आएगा, बता दिया जाए, जब तक कि इसका लास्ट पोजीशन नहीं आ जाता तब तक समझ में कम आता है। तो आप ये है कि जो प्रावधान बताए जाएं उसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जब अंत में निष्कर्ष निकाला जाएगा तब आपको और अच्छे से एडमिशन समझ में आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में आपका नए लोगों के लिए दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। तो स्वीकृति की परिभाषा और कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है इसका उल्लेख जो किया गया है 17 से लेकर 20 तक में धारा, और एडमिशन कब रेलेवेंट होगा यानी कि साक्ष्य में ये कब सुसंगत होगा इसका प्रावधान 21 से लेकर 23 तक किया गया है। यानी कि स्वीकृति की परिभाषा और कौन करेगा एडमिशन, किस कंडीशन में करेगा 17 से लेकर 20 तक में, और स्वीकृतियां साक्ष्य में कब रेलेवेंट होगी 21 से लेकर कहाँ तक में 23 तक में। दो हिस्सों में बांट कर पढ़ा जाता है। अब आइए एक उदाहरण देखा जाए, तब आपका मने आपका पहला जो पढ़ा जाता है कि एडमिशन आपका एविडेंस में क्यों रेलेवेंट बनाया गया है। ये आपका अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो पहले एक उदाहरण देखिए और तब आपका अन्य चीज़ें हम बता रहे हैं। उदाहरण भाई एक देखिए आपका, ताकि सटीक उदाहरण बैठे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए और बी में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि इस मकान के बिजली का बिल कौन जमा करता है। तो ए अगर ये कहे कि अब ये माने विवाद इस बात को लेकर है कि बिजली का बिल कौन जमा करता है, तो ए ये कहता है कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, अर्थात ए इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि ये जो बिजली का बिल है मैं जमा करता हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि ए इस बात को एक्सेप्ट करे कि बिजली का बिल मैं जमा नहीं करता, बिजली का बिल कौन जमा करता है बी। तो ए ने जो दोनों बातों में से कोई एक बात कहा है कि बिजली का बिल वह जमा करता है,
या ये कहे कि बिजली का बिल भी जमा करता है, यह ए द्वारा की गई स्वीकृति मानी जाएगी। और यह स्वीकृति भारत में ए स्वीकृति कर सकता है तो किसके बारे में? तथ्य के बारे में कि विधि के बारे में? भारत में तथ्य के बारे में, विधि के बारे में नहीं कर सकता। ये आपका उदाहरण। तो अब कब ए द्वारा किया गया कथन कब स्वीकृति माना जाएगा, ये धारा 17 बताएगी। दूसरा आपका मने कौन कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं, ये आपका जो बताया जाएगा धारा 18 बताएगी, धारा 19 बताएगी और धारा 20 बताएगी। फिर एक बार कवर करिए। तो जो क्वेश्चन बना है कि आपका जे में एडमिशन की परिभाषा किस धारा में दी गई है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि स्वीकृति को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, 17 में। स्वीकृति कैसे की जा सकती है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में, उपर्युक्त सभी। ऐसा भी क्वेश्चन आया है तो उपर्युक्त सभी मारना है। फिर अगला क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मने कब जोड़ा गया धारा 17 में संशोधन करके, तो सन 2000 में जोड़ा गया। फिर आपका कौन व्यक्ति और किस परिस्थिति में, यानी कि वे कौन व्यक्ति हैं जो एडमिशन करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे, तो व्यक्तियों और परिस्थितियों दोनों का उल्लेख याद रखिएगा, एक नहीं। वह व्यक्ति और कंडीशन दोनों का उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 18 में, 19 में और 20 में। फिर पिछली बार आपका सेक्शन 18 से क्वेश्चन आया था, 17 से तो कई बार आया है, 18 से भी क्वेश्चन बना है, 19 से भी, 20 से भी बना है। तो 18 से क्वेश्चन बना था कि कौन एडमिशन कर सकता है। उसमें 3 ऑप्शन दिया था, चौथा दिया था उपर्युक्त सभी। तो उसमें आपका हम लिस्ट बनाएंगे कि कौन एडमिशन या स्वीकृति कर सकता है। तो फिर एक बार याद रखिए इस बात को, स्वीकृति की परिभाषा धारा 17 में और कौन और किस परिस्थिति में कथन करता है, तो वह कथन स्वीकृति माना जाएगा। ये 3 धाराओं में दिया गया है आपका 18, 19 और 20। यानी कि 18, 19, 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वे व्यक्ति बताए गए हैं कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं और वह कंडीशन भी बताई गई है, परिस्थिति भी बताई गई है कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति कथन किया है तो एडमिशन माना जाएगा। ये दोनों बातें आपका 18, 19 और किस में बताई गई हैं? 20 में। अगला कंसेप्ट बनाइए। आपका इमेज मिरर का सिद्धांत, अलग से लिखिए, नोट्स में नहीं है भाई। इमेज मिरर, स्वयं का दर्पण किसे कहा जाता है? इधर बैठे हो, है जगह, इधर पीछे बैठिए। आपका पूछ सकता है, नया क्वेश्चन आपका BHU LLM में भी आया था ये क्वेश्चन, अभी आयोग ने पूछा नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चनों की बारी है जो आपका, क्योंकि ये मान कर चलिए कि आयोग ये मान रहा है कि सेक्शन और प्रावधान लड़के रटे हैं, तो कुछ ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाइए, उस सिद्धांत बनाइए जो लड़के न जानते हो। और जब भी आप एविडेंस पढ़ेंगे कुछ न कुछ नई चीज़ें जरूर मिलेगी। तो अगर इमेज मिरर आ जाए, स्वयं का दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा एडमिशन को कहा जाता है।
तो स्वयं का दर्पण का मतलब क्या हुआ? स्वयं का दर्पण का मतलब सामान्य भाषा में हुआ कि अपना चेहरा आपने शीशे में देखा कि कैसा है। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति एडमिशन कर लिया है तो उसे उस कथन से मुकरने से, पलटने से, डिनाई करने से रोक दिया जाता है। इसे इसलिए ही आपका एडमिशन को स्वयं का दर्पण कहा जाता है। यानी कि तुम कथन किए हो, देखो ये कथन तुम्हारा ही है, अब मुकरने से तुम्हें क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। यानी कि एक बार जब कथन किए हो तो उसी कथन पर कायम रहो, क्योंकि जो एडमिशन का इफेक्ट होता है पहले ही बताया गया किस रूप में होगा, स्टापेल। और सेक्शन भी हमने शुरुआती दौर में लिखवाया, कौन सा? आपका कह सकते हैं कि 31। अब आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है, अभी भाई सेक्शन शुरू नहीं हो रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है आपका। पहले तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए तब रेलेवेंसी बताया जाए। पहला जो आपका इस समय कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य को या किस बात को न्यायालय में प्रूफ या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका सामान्य नियम ये है कि सभी तथ्यों को या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा, यानी कि मुख से बोले गए शब्दों द्वारा, या लिखित साक्ष्य द्वारा, लिखित मतलब डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा न्यायालय में प्रूफ किया जाना चाहिए। फिर एक बार समझिए, सामान्य नियम यह है कि जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों को कोर्ट में आपका या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रूफ किया जाना चाहिए। अब यही आपका क्वेश्चन ज़्यादा भरमाता है, लेकिन लेकिन लगा कर पढ़ना है। तीन ऐसे तथ्य हैं, तीन ऐसी बातें हैं जिन्हें कोर्ट में प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन का मॉडल अच्छा बनता है, अभी मैं 3-4 मॉडल भी इस पर बताऊंगा कि निम्नलिखित में से किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, या कौन कौन से तथ्य सबूत का वैभियर करते हैं, सबूत का अभित्यजन करते हैं, अभित्याग करते हैं। यानी कि पक्षकार से सबूत किन किन बातों के बारे में न्यायालय द्वारा नहीं मांगा जाएगा। तो देखिए दो मॉडल बनते हैं। पहला मॉडल आपका बनता है कि कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये मॉडल बन सकता है। या दूसरा बन सकता है कि कौन से तथ्य सबूत का अभित्यजन करते हैं, अभित्यजन मने वैभियर करते हैं, वैभियर मने त्याग देते हैं, त्याग देते हैं का मतलब ये हुआ कि उस बारे में न्यायालय में अब सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन तथ्य ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट में प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है, और तीनों रट कर जाइए। पहला आपका जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृतियां। तो बैठिए भाई, पहला आपका हुआ जुडिशियल एडमिशन से ही शुरू किया जाए। यानी कि जो न्यायिक स्वीकृतियां होती हैं, सभी नहीं, फिर सतर्क रहिए, पूछा जा चुका है। देखिए फिर एक बार हम बताएं कंसेप्ट। एडमिशन दो प्रकार का होता है सामान्यतः, एक आपका जुडिशियल और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक न्यायिक स्वीकृति और एक गैर न्यायिक स्वीकृति।
तो कौन सी स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन करती हैं या जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तो मैं बता रहा हूँ, दोनों नहीं बता रहा हूँ मैं। स्पष्ट याद रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन, केवल कौन सी स्वीकृतियां जो जुडिशियल हो, जो न्यायिक हो। तो पहला ये आया कि किस स्वीकृति को कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरा मॉडल इस पर बनता है कि कौन सी स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है, अभित्याग करती है या वैभियर करती है। तो कौन सी वह स्वीकृति है? न्यायिक स्वीकृति। और न्यायिक स्वीकृति का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 58 में। यानी कि इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको तुरंत दिमाग ये लगाना है कि क्यों साबित करने से इसे छूट दिया गया है कोर्ट में। इसलिए दिया गया है कि वाद के पक्षकार या उनके अभिकर्ता कोर्ट में जाकर उस तथ्य को स्वीकार कर लिए हैं, और जब कोई पक्षकार किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेता है और कोर्ट में जाकर कर लेता है, तो सामान्यतः अब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ए न्यायालय में जाकर इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि बिजली का बिल बी जमा करता है, तो अब बी को इस बात को कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, क्योंकि बी के विरोधी ए ने इस बात को कहाँ स्वीकार कर लिया है? कोर्ट में। तो न्यायिक स्वीकृतियां सबूत का क्या करेगी? वैभियर, त्यजन, अभित्याग करेगी, ये याद रखिए। और इन्हें साबित करने की अब कोर्ट में आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो तथ्य है वह प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन माने उपधारणाएं हैं। उपधारणाओं को भी कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर दस्तावेज से संबंधित उपधारणाएं हैं, तो अब आपका किसे साबित नहीं करना है या किसे कोर्ट में प्रूफ करना आवश्यक नहीं है? तो दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन धारा 4 बताते समय डिटेल में बताया भी गया था आपको। उपधारणा एक अनुमान होती है जहाँ की एक तथ्य के अस्तित्व में होने पर न्यायालय दूसरे तथ्य का अनुमान लगाता है। इसी को प्रिजम्पशन या अनुमान या उपधारणा या कल्पना कहा जाता है। तो दस्तावेज संबंधी जो अनुमान लगाए जाते हैं उसका प्रावधान एविडेंस की धारा 79 से लेकर 90A तक में है। ये किसके बारे में अनुमान या उपधारणा इन धाराओं में लगाई जाएगी? डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। और अन्य विषयों के बारे में जो अनुमान या कल्पना की जाती हैं उनका जो प्रावधान किया गया है मुख्य रूप से 107 से लेकर 114A तक किया गया है। ये भी प्रिजम्पशन है। और जैसे ही न्यायालय किसी तथ्य के बारे में कल्पना कर लिया, अब उस तथ्य को अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर आपका किसी व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय बाद चुराया हुआ माल पाया जाता है और न्यायालय यह अनुमान लगा लेता है कि यह चोर है, तो अभियोजन द्वारा अब इस बात को साबित नहीं करना है कि इसने चोरी किया। मैंने अभी, क्योंकि उपधारणाएं सबूत के भार का त्यजन करती हैं। अब प्रोसिक्यूशन या सरकारी वकील द्वारा
इस बात के बारे में साक्ष्य पेश नहीं करना है कि ये चोरी किया, क्योंकि न्यायालय ने क्या लगा लिया, अनुमान। तो उपधारणाएं भी सबूत का भी त्यजन करती हैं और उपधारणाओं को भी न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो पहला हो गया न्यायिक स्वीकृतियां, दूसरा उपधारणाएं और तीसरा जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, यानी कि न्यायिकतः सूचना प्राप्त तथ्य, अर्थात जिन बातों को न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, उनको भी साबित करने की, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा कौन हो गया, जुडिशियल नोटिस या न्यायिकतः सूचना प्राप्त तथ्य या न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। अब जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए, काफी आपका उलझाऊ क्वेश्चन बना है। देखिए 4-5 मॉडल, तब आगे कंसेप्ट बनाया जाए। पहला क्वेश्चन ये बना कि आपका निम्नलिखित में से किसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये तीनों दिया रहेगा और ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी दिया रहेगा, तो आप मार्क कराएंगे उपर्युक्त सभी, पहला क्वेश्चन। दूसरा मॉडल देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा झाम फंसाता है कि निम्नलिखित में से किसे साबित किया जाना आवश्यक है। 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन ये रहेगा और एक दे देगा एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, गैर न्यायिक स्वीकृति या न्यायालय से बाहर की गई स्वीकृति। तो बताइए कौन सी स्वीकृति सबूत का भी त्यजन करती थी, न्यायिक की गैर न्यायिक की, दोनों, केवल न्यायिक। तो किसे अलग से साबित करना होगा, गैर न्यायिक। तो इस उदाहरण में आप गैर न्यायिक स्वीकृति मारेंगे कि गैर न्यायिक स्वीकृति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए जो बनता है, जो मॉडल बना है कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना आवश्यक होता है, तो आप दे देगा न्यायिक स्वीकृति, आवश्यक है नहीं। फिर दे देगा उपधारणाएं, आवश्यक है नहीं। तीसरा दे देगा विवादक तथ्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद बताइए कि किस बात को साबित करना इसमें आवश्यक है। मैं आपके पास 4 ऑप्शन रखा, न्यायिक स्वीकृति एक रखा, दूसरा उपधारणाएं रखा, तीसरा विवादक तथ्य रखा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्रूफ करना आवश्यक है, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। विवादक तथ्य की जगह कभी कभी आपका रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य दे देता है, यानी कि आपका कभी कभी सुसंगत तथ्य दे देता है, तो घबराना नहीं है। अगर 4 ऑप्शन में किसे साबित करना आवश्यक है दे और उसमें या तो विवादक तथ्य रहे या सुसंगत तथ्य या दोनों कहीं कहीं रहे, तो दोनों मार कर आइए। जैसे उदाहरण दोनों पर बनाया जाए, अच्छा क्वेश्चन इस पर प्री में बनता है। निम्नलिखित में से किसे साबित करना आवश्यक है, पहला ऑप्शन दे देगा फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य, दूसरा आपका रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आए और पूछे कि किसे न्यायालय में प्रूफ करना आवश्यक है, तो दोनों मार कर आइए, क्योंकि ये दोनों सबूत का अभित्यजन नहीं करते। अगला जो मॉडल आपका बना है, लास्ट मॉडल, कि निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है। ये मॉडल बना है,
उसमें दिया था विवादक तथ्य, दूसरा दिया था सुसंग नहीं, पहला दे दिया आपका, देखिए फिर एक बार, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं होता। दे दिया पहला न्यायिक स्वीकृतियां, दूसरा दे दिया उपधारणाएं, तीसरा दे दिया आपका कह सकते हैं, नहीं फिर गलती हो गई, उसको सही किया जाए भाई, दोनों ऑप्शन आ जा रहा ना, फिर एक बार देखिए, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो तीन याद रखिए, यही नहीं है, कौन कौन, आपका स्वीकृतियां, उपधारणाएं और जुडिशियल नोटिस। तो इसमें जो आपका पूछा गया है कि एक तो दे दिया विवादक तथ्य, तो इसे साबित ही करना है, दूसरा दे दिया सुसंगत तथ्य, इसे भी साबित करना है, तीसरा जुडिशियल नोटिस दे दिया, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य दे दिया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसे साबित करना आवश्यक नहीं है, तो इस ऑप्शन में कौन आया, जुडिशियल नोटिस या न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। ये मॉडल आपका गलत हो सकता है जितना बताया गया, फिर एक बार जाकर किताब भाई न समझ में आए तो बताइए, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए एडमिशन में। परिभाषाओं में उतना समय नहीं लगेगा जितना समय भूमिका में लगता है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये उठता है, मेंस में भी आ चुका है, कि एडमिशन क्यों रेलेवेंट बनाया गया है, यानी कि स्वीकृतियों को साक्ष्य में सुसंगत बनाने का आधार बताइए, या बेस बताइए, या आपका आधार बताइए। तो एक फिप्सन है विद्वान, यानी कि फिप्सन महोदय ने स्वीकृतियों को साक्ष्य में रेलेवेंट बनाने के चार आधारों का वर्णन किया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए इस बात को स्वीकार करे कि बिजली का बिल बी जमा करता है, तो ऐसी दशा में, बैठिए भाई, ऐसी दशा में आपका ए ने जो एडमिशन किया है, जिस तथ्य को स्वीकार किया है, आखिर की क्या क्या कारण है कि इसे साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है, इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है। तो एक फिप्सन महोदय हैं जो इसकी साक्ष्य में सुसंगत होने के चार आधार बताते हैं। तो अब तक प्री में क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन यही सब नए नए क्वेश्चन कुछ बन सकता है, कि बन सकता है कि स्वीकृतियों के सुसंगत होने का आधार बताइए। तो चार आधारों को देखना है और चारों में उदाहरण भी सेट करते रहना है। देखिए एक एक आधार आप भाई, पहला जो आधार है कि फिप्सन महोदय चार आधार बताते हैं कि आखिर एडमिशन जो है आपका क्यों एविडेंस में रेलेवेंट बनाया गया है। पहला आधार है कि जो एडमिशन या स्वीकृति होती है, वह सबूत का वैभीयर करती हैं
सबूत का अभित्यजन करती हैं, यानी कि जिस बात को न्यायालय में जिस बात को कोई पक्षकार स्वीकार कर लेता है, अब उस बात के बारे में न्यायालय सबूत की मांग नहीं करेगा। अतः पहला आधार, इस आधार पर ही एडमिशन को क्या बनाया गया है, रेलेवेंट। तो पहला आधार ये है कि स्वीकृतियां सबूत का वैभीयर करती हैं, त्यजन करती हैं, अभित्याग करती हैं, सबूत को नहीं मांगती। ले इसलिए स्वीकृति को रेलेवेंट बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तथ्य को पक्षकार स्वीकार कर लेते हैं, अब उस तथ्य को न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आते रहना है, फिप्सन का चारों नियम। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में सभी स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन नहीं करती। भारत में स्वीकृतियों को दो वर्गों में रखा गया है। एक जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृति, और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन गैर न्यायिक स्वीकृति। जहाँ तक भारत की बात है, अब सेक्शन वाइज भी चलना है। जहाँ तक भारत की बात है, गैर न्यायिक स्वीकृति सबूत का अभित्यजन नहीं करती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय से बाहर किसी तथ्य को स्वीकार किया है, तो वह कोर्ट में प्रूफ किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वह कैसी स्वीकृति है, गैर न्यायिक। अर्थात अगर ए न्यायालय से बाहर इस बात को स्वीकार करता है कि बिजली का बिल बी जमा करता है, तो बी द्वारा इस बात को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये कैसी एडमिशन है, कैसी स्वीकृति है, एक्स्ट्रा जुडिशियल या गैर न्यायिक। जहाँ तक भारत की बात है, केवल जो जुडिशियल एडमिशन है, जो न्यायिक स्वीकृतियां हैं, वही सबूत का अभित्यजन करती हैं। अर्थात न्यायिक स्वीकृतियों को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसका उल्लेख एविडेंस एक्ट की धारा 58 में किया गया है। तो यानी कि किस स्वीकृति को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है भारत में, तो न्यायिक की गैर न्यायिक की दोनों। न्यायिक कौन सा सेक्शन बताता है कि साबित करना आवश्यक नहीं है, तो सेक्शन याद रखिए 58। डिटेल में वो चलेगा तब बताया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका बेस है एडमिशन को साक्ष्य में आपका सुसंगत बनाने का, वह ये है कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, वह उस व्यक्ति के इंटरेस्ट या हित के विरोध में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति इसलिए सुसंगत बनाई गई है कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, वह स्वीकृति उसके हित के विपरीत होती है। तो आइए हित के विपरीत में देखा जाए एक उदाहरण। यानी कि आपका जब कोई व्यक्ति किसी बात को स्वीकार करता है, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला कंडीशन ये हो सकती है कि वह अपने फेवर में उस बात को स्वीकार करे, और दूसरा हो सकता है कि अपने विरोध में। तो आइए दूसरा उदाहरण अब चेंज किया जाए। अब पैसा का लेन देन का मामला। अब ध्यान से देखिए भाई, इसमें अगर ए अपनी लेखा बही, बताया गया था कल ही, अकाउंट यानी कि कारोबार के अनुक्रम में अकाउंट रखा है, बही खाता। अगर ए अपने बही खाते में
इस बात को लिखा है कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। तो बताइए आप लोग, ए अपने फेवर में ये बात, ए ने इस बात को एक्सेप्ट किया और वह दस्तावेज में लिख कर किया। ये स्वीकृति है कि दस्तावेज में इस बात को लिखकर स्वीकार किया है ए ने कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। अब आप ये दिमाग लगाएंगे कि ये जो ए का कथन है, जो माने बही खाता में लिखा है, ये ए के फेवर में जाता है कि ए के विरोध में जाता है। तो ए के फेवर में है, क्योंकि इस आधार पर ए किससे 5,000 रुपया वसूल सकता है? बी से। तो सामान्य नियम ये है कि जो कथन फेवर में होते हैं वह विसंगत होते हैं। कुछ अपवाद हैं, वो अलग बातों में बताया जाएगा। और जो कथन विरोध में होते हैं वही सुसंगत होते हैं, तो विरोध में करवाइए। अगर ये अपनी डायरी पर इस बात का लिखा है डेट सहित कि मैं 5,000 रुपया बी से उधार लिया हूँ। अब दोनों देखिए आपका उदाहरण। अगर ए अपनी डायरी में इस बात को एंट्री किया है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार 10 जनवरी को लिया हूँ, तो अब आप लोग खुद बताइए कि ये जो कथन है यह ए के विरोध में जाता है कि पक्ष में, ए के हित में है कि ए के विपक्ष में? विपक्ष में। तो स्वीकृति क्यों सुसंगत बनाई गई है? क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, ये कूलर बंद कर दीजिए, हो मौसम सही है, कोई उतना। जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह उसके हित के विपरीत होती है, और कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत तभी कोई बात करता है जब वह बात सत्य होती है। तो कुल मिलाकर एडमिशन इसलिए रेलेवेंट बनाया गया है कि जो व्यक्ति उसे किया है वह उसके इंटरेस्ट के क्या होती हैं? विपरीत। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने किसको किसमें देखा? आपका ये ए ने बी को कितना उधार माने कितना बी से लिया है? आपका 5,000। तो ये बात ए के पक्ष में जाती है कि विरोध में? विरोध में। अब सेक्शन भी भारत में पकड़ते रहना है कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है, एडमिशन उस व्यक्ति के हित के विरुद्ध होता है, इसलिए रिलेवेंट होता है। ये क्या इंडियन एविडेंस की किस धारा में समाहित है? तो सेक्शन 21 मारकर आइएगा। मुख्य रूप से कौन सी धारा ये जुड़ी? आपका 21। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 21 में जब हम बताएंगे तो इस बात का प्रावधान है कि स्वीकृति करने वाले के विपक्ष में है तो वह सुसंगत होगी। अगला नियम आइए, स्वीकृति। तीसरा नियम देखा जाए, आधार। स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के रूप में होती है। यानी कि स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में होने के कारण रेलेवेंट बनाई गई है। अब आप तीसरे पॉइंट पर दिमाग ये लगाना है कि आखिर एक दूसरे के विपरीत कथन कैसे होंगे? तो विपरीत कथन कुछ कराइए और आपका फिर एक बार इसी उदाहरण पर गौर करिए। यानी कि स्वीकृति इसलिए सुसंगत होती है कि किसी व्यक्ति को दो मुही बातें करने से रोकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एक समय में कोई बात कहा है और दूसरे समय में
उसके विरोध में बात करना चाहता है तो विरोध में बात करने से आपका रोक दिया जाएगा। इसलिए स्वीकृति को साक्ष्य में क्या बनाया गया है? सुसंगत। इसी उदाहरण पर आइए। अगर ए ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं बी का 4,000 रुपया उधार लिया हूँ और बाद में ए चाहता है कि अपने इस कथन से मुकर जाए कि नहीं नहीं, मैं उधार लिया ही नहीं बी से, तो ए के मुंह को बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब विरोधी बातें न करो। क्यों न करो? क्योंकि तुम एक बार ये लिखे हो डायरी में कि 4,000 रुपया बी से उधार लिया हूँ मैं, और फिर अपनी बातों से मुकरना चाहते हो तो मुकरने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें परस्पर विरोधी बातें नहीं करने दी जाएगी और धारा 31 के तहत स्टापेल का सिद्धांत लागू होगा और तुम्हें मुकरने से या विरोधी बातें करने से क्या किया जाएगा? स्टॉप। ये तीसरा आधार रहा जिस कारण से एडमिशन को क्या बनाया गया है? सुसंगत। तो विरोधी बातें नहीं करने दी जाएंगी, तो रोक दिया जाएगा माने दूसरी बात करने से। तो इसको आप किस सेक्शन में रेलेवेंट बनाएंगे? यानी कि ये बात एविडेंस की क्या किसी धारा में आती है कि नहीं आती है? धारा 31 में एडमिशन के प्रभाव में, जहाँ की स्टाप माने एडमिशन का प्रभाव क्या होगा? स्टापेल। और स्टापेल का मतलब ये हुआ कि विरोधी बातें करने से क्या कर देना? रोक देना। तो ये जब तीसरा पॉइंट पढ़िएगा तो आप कहाँ से गवर्न करेंगे? 31 से। अगला ये चौथा आपका है स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में। चौथा जो आपका है स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में, इसको थोड़ा समझिए। ये चौथा आधार है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये किस विद्वान ने बताया है? फिप्सन ने। और लगभग सभी आधार सही हैं, इसमें कोई चीज माने कोई ये नहीं है। चारों आधार रट कर जाइएगा, सेक्शन भारत में रट कर जाइएगा। चौथा आधार ये है कि जो एडमिशन होता है वह सत्य के रूप में होता है। अब आइए कैसे सत्य के रूप में होगा, तो इसको पहले समझने का प्रयास करिए। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार करता है तो उसे हम एडमिशन कहते हैं। सामान्यतः अपने फेवर में कही गई बातें विसंगत होती हैं और अपने विरोध में कही गई बातें सुसंगत होती हैं। ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी तथ्य के बारे में कुछ बयान देता है और वह बयान उसके विरोध में है तो वह बयान सत्य ही होगा, ट्रू होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक कि बात सत्य न हो अपने विरोध में कोई बात नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई बात किया है तो वह बात ये माना जाता है कि ट्रू या सत्य होगी, तभी तो किया गया है, क्योंकि उससे उसका नुकसान होता है। अब इसी उदाहरण पर चलिए। अगर ए कहता है कि बी से हमने 5,000 रुपया उधार लिया है तो ये ए के हित के विपरीत है, क्योंकि ए को 5,000 रुपया बी को क्या करना पड़ेगा? लौटाना। तो तुरंत दिमाग ये लगाना है कि कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत बात सामान्यतः तभी करता है जब वह बात क्या होती है? सत्य होती है। अन्यथा वो जल्दी नहीं करेगा। क्यों अपना अहित सोचेगा? इस आधार पर
यानी कि सत्य के साक्ष्य के रूप में स्वीकृति को क्या बनाया गया है? सुसंगत। ये कल्पना की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः वह बात क्या होगी? सही होगी, तभी तो ये बात कहता है। नहीं तो अपने विरोध में कोई को क्यों बात करेगा? भाई भाई बात नहीं करेगा अपने विरोध में। और सबसे उत्तम उदाहरण ये 5,000 रुपया वाला है कि ए ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, तो ये एडमिशन होगा। और अपने विरोध में कहा है कि पक्ष में ने विरोध में। तो विरोध में कोई व्यक्ति कब बात सामान्यतः करता है? जबकि वह बात झूठी होती है कि सही। और फेवर में तो कुछ भी कर सकता है। देखिए फेवर में करवा दीजिए, 5,000 की जगह कितना बना दे? 50,000। 50,000 की जगह कितना बना दे? 5 लाख। कि हम 5 लाख रुपया किसको दिए हैं? तो ये बात फेवर में किया है कि विरोध में? तो सामान्यतः जो फेवर में बात किया है वो विसंगत, और जो विरोध में बात किया है क्या होगा? सुसंगत। एडमिशन दोनों है। ए अगर ये स्वीकार करता है कि मैं बी को 5,000 दिया हूँ, ये भी एडमिशन। और ए स्वीकार करता है कि मैं बी से 5,000 लिया हूँ, ये भी एडमिशन है। तो आगे बताया जाएगा कि ये कब अपने फेवर में प्रयोग कर सकता है, क्या वो अलग बात है। लेकिन सामान्य नियम कम से कम क्या करना है? अभी याद करना है। अब आइए आपका स्वीकृति क्यों सुसंगत साक्ष्य में, तो 4 आधार बताए गए। अब एडमिशन की परिभाषा देखना है। जहाँ तक एडमिशन की परिभाषा की बात है, स्वीकृति को परिभाषित किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। एक क्वेश्चन ये बना कि स्वीकृति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आपका 17 में। फिर क्वेश्चन बना कि सन 2000 में किस धारा में संशोधन किया गया? 17, 18, 19, 20 में। तो किस सेक्शन में, चारों में से किस सेक्शन में किया गया है? 17 में। 17 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कब जोड़ा गया? सन 2000 में। सन 2000 का संशोधन कब से लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को। सबसे व्यापक एविडेंस में संशोधन किस सन में? सन 2000 में। मिनी एविडेंस किसे कहा जाता है? सन 2000 वाले को। सन 2000 का संशोधन किस कानून के तहत मैंने किया गया? आईटी एक्ट के तहत। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, गलत ना हो। फिर एक बार हम रिवीजन भी करा दिए हैं। अब आइए 17 का बेयर एक्ट तोड़िए। आपका जब भी पढ़िए तो धारा 17 में जो एडमिशन की परिभाषा दी गई है उसका आपका बेयर एक्ट तोड़ा जाता है कि आखिर बेयर एक्ट में क्या बातें कही गई हैं। देखिए भाई, जहाँ तक धारा 17 की बात है, आपका फिर एक बार याद रखिए कि धारा 17 में एडमिशन की जो परिभाषा दी गई है, आप उस परिभाषा पर गौर करिए। और जो एक दो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं वह हमें बताना है। देखिए क्या कहा गया है। स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन क्या है? तो एडमिशन एक स्टेटमेंट है, यानी कि स्वीकृति एक कथन है। अब ऐसा कथन किस रूप में किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कथन कैसे किया जा सकता है? तो 3 भाग में बांट लेना है। पहला आपका ओरल यानी कि मौखिक,
या मुख से बोले गए शब्दों द्वारा किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। किसी डॉक्यूमेंट में लिखकर किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में किया जा सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो किस धारा में संशोधन किया गया? 17 में। कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया? सन 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जोड़ा गया। यानी कि इसका मतलब कि स्वीकृति एक कथन है, चाहे वह कथन मौखिक रूप से किया जाए, दस्तावेजी रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट हो। अगला शब्द देखिए, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कथन मौखिक किया गया हो, चाहे दस्तावेजी, और चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ये कथन आपका स्वीकृति तभी माना जाएगा जब किसी सुसंगत तथ्य की ओर या किसी विवादक तथ्य की ओर कुछ क्या करता है? अनुमान इंडिकेट करता है। अनुमान क्या करता है? इंगित। अब आइए, क्या सभी कथन स्वीकृति माने जाएंगे? आपका जवाब रहेगा नहीं। सभी कथन एडमिशन नहीं माने जाएंगे। तो प्रत्येक कथन एडमिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही कथन एडमिशन माने जाएंगे जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करते हैं, कुछ इंडिकेशन देते हैं। आपको अभी हम बता रहे हैं इसको अनुमान इंगित करना मतलब क्या हुआ। तथा जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा, यानी कि तथा जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किए गए हों जिनका उल्लेख ए तस्मिन पश्चात किया गया है। ए तस्मिन पश्चात का मतलब हुआ इस धारा के बाद किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 17 के बाद किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्ति आपका एडमिशन नहीं कर सकते, सभी परिस्थितियों में नहीं कर सकते। केवल वे व्यक्ति कर सकते हैं और उन परिस्थितियों में कर सकते हैं जिनका उल्लेख धारा 17 के बाद किया गया है। तो धारा 17 के बाद आखिर वो कौन सी धाराएं हैं जो वह उन व्यक्तियों का वर्णन करती हैं और उन परिस्थितियों का वर्णन करती हैं जिन व्यक्तियों द्वारा और जिस परिस्थिति में किए गए कथन ही एडमिशन माने जाएंगे। तो व्यक्ति और परिस्थिति का वर्णन की धारा में 18, 19 और 20। यानी कि जब भी धारा 17 पढ़िएगा तुरंत आपका कौन सी धारा पढ़नी है? 18, 19, 20। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बेयर एक्ट में जो अंत में लिखा है उसके अनुसार हमने निकाला। अब देखिए आपका एक एक करके चला जाए। स्वीकृति एक कथन होता है और चाहे वह मौखिक कहा जाए, चाहे दस्तावेजी या कंप्यूटर इत्यादि में रखा जाए, लेकिन यह कथन आपका कह सकते हैं कि यह जरूरी है कि यह कथन किसी फैक्ट इन इशू या किसी रेलेवेंट फैक्ट की ओर कोई अनुमान इंडिकेट करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कथन किया है और वह न तो विवादक तथ्य की ओर और न ही सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान इंगित करता है, तो वह कथन आपका एडमिशन
नहीं माना जाएगा। ये एडमिशन तभी होगा जब या तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या करे, अनुमान, इंगित करे, इंडिकेट करे। अब एक दो उदाहरण देखिए तब सही रहेगा, इसी उदाहरण पर सेट करिए। मान लीजिए ए को चोट लगी, वह अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने ये पूछा कि ये चोटें तुम्हें कैसे लगी, तो आपका घायल व्यक्ति ने इस बात को उसी समय एक्सेप्ट किया कि ये चोटें बी ने हमें पहुंचाई हैं। यानी कि डॉक्टर साहब से पीड़ित ने एडमिशन किया और कहा कि ये जो चोटें लगी हैं, ये चोटें किसने हमें पहुंचाई हैं, बी ने। तो पहला नियम बताइए, ये जो एडमिशन है ये जुडिशियल होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्यायिक की गैर न्यायिक, न्यायालय में किया गया है कि न्यायालय से बाहर, तो क्या होगा, गैर न्यायिक। अब बताइए दूसरा, क्या इसे कोर्ट में साबित करना आवश्यक होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर को बुलाया जाए कि आपसे क्या कहा था, तो साबित करना पड़ेगा, सबूत का भी त्याजन नहीं करेगा। तीसरा ये, तीसरा पॉइंट, न्यायालय में इस बात को लेकर विवाद है कि आखिर ए को चोट कैसे पहुंची। तो जो ए ने डॉक्टर से जो बातें स्वीकार की थी, इस विवादक तथ्य की ओर कुछ क्या देगी, इशारा। क्या इशारा देगी कि देखिए ए ने डॉक्टर को उसी समय बताया था कि ये चोटें बी ने पहुंचाई हैं, और विवाद कोर्ट में ये है कि ए को कैसी चोट लगी। तो डॉक्टर साहब को अगर बुलाकर और गवाही दिलवा दिया जाए ए द्वारा, तो आपका चोट कैसे लगी, जो ये फैक्ट इन इशू हैं, इस ओर कुछ अनुमान इंगित होगा। तो बताइए क्या अनुमान इंगित होगा। अनुमान ये इंगित होगा कि बी ने ही ए को क्या पहुंचाई होगी, चोट। तो आपका एडमिशन ये है। दूसरा देखिए अब अनुमान आपका, दूसरे उदाहरण पर देखिए एक अनुमान आपका, बी ने ए पर मुकदमा किया कि हजूर ए हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है और हमें दिलवाया जाए। ए की एक डायरी पेश की जाती है कोर्ट में, जिसमें ए ने अपने विरोध में बातें लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं बी से 5,000 रुपया क्या लिया था, उधार। अब आप तुरंत दिमाग लगाइए कि ए ने आपका बही खाते में एंट्री की थी। अगर इस एंट्री को साक्ष्य में हम पेश करते हैं, तो जो विवादक तथ्य हैं कि क्या ए ने बी से 5,000 उधार लिया है, उस ओर कुछ क्या होगा, अनुमान। क्योंकि बही खाता क्या अनुमान देगा कि आपका पूरी संभावना है कि आपका ए ने 5,000 रुपया उधार लिया होगा, क्योंकि ये तो अपनी बही खाते में इस बात को क्या किया है, एक्सेप्ट। तो ये जो ए अपनी बही खाते में लिखा है, वह जो कथन है वह दस्तावेजी है और किसी विवादक तथ्य की ओर कुछ क्या देता है, अनुमान। क्या अनुमान देता है कि हो सकता है कि बी से ए ने क्या लिया उधार, तभी तो अपनी डायरी में लिखा है। या सुसंगत तथ्य की ओर अनुमान इंगित करता हो। सुसंगत तथ्य के बारे में प्रावधान धारा 6 से लेकर 55 तक में है। यानी कि धारा 6 से 55 तक में जो बातें बताई गई हैं, उस ओर कुछ क्या करता है, ऐसा कथन, अनुमान। अब अगला पॉइंट ये आया कि ये अनुमान संदिग्ध हो कि असंदिग्ध हो। संदिग्ध नहीं होना चाहिए।
अनुमान एक निकले कि दो निकले, एक निकले, अनुमान असंदिग्ध हो और अनुमान अस्पष्ट न हो बल्कि क्या हो, अस्पष्ट हो। ये नहीं कि आपका भानुमति का पिटारा जोड़ बटोर के नहीं। अब ये नहीं कि 50 जगह कथन किया तो 50 को जोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। कथन तारतम्य में किया हो, जैसे कि आपका वीडियो इस समय आ रहे हैं काफ़ी, जिसमें कि आपका देखते भी होंगे कि कई जगह व्यक्ति कथन किया रहता है, उसी कथन को काट काट के एडिटिंग करके और नया वीडियो बना दिया जाता है। तो कथन काट काट कर अलग अलग से लाकर और जोड़कर आप एडमिशन न बनाइए, बल्कि कथन तारतम्य में होना चाहिए, छिन्न भिन्न न हो। अब अगला पॉइंट आइए कि ऐसा कथन कौन कर सकता है, यानी कि स्वीकृति करने में कौन सक्षम है। तो सभी व्यक्तियों का कथन स्वीकृति नहीं माना जाएगा, केवल उन व्यक्तियों का ही कथन एडमिशन होगा जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, धारा 18, धारा 19 और धारा 20। तो अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति कथन करेंगे तो एडमिशन माना जाएगा, सबका नहीं, जिन व्यक्तियों का उल्लेख इन 3 धाराओं में किया गया है। अब इन 3 धाराओं में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है वे लोग एडमिशन तो कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कथन किए हों वह कंडीशन भी इस सेक्शन में बता दिया गया है। अर्थात इसका मतलब लास्ट लाइन ये रही कि धारा 17 के अंत में ये बता दिया गया है, उन व्यक्तियों की लिस्ट भी दे दी गई और उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कर दिया गया जिन व्यक्तियों द्वारा और जिन परिस्थितियों में कोई कथन किया गया हो तो एडमिशन माना जाएगा। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन है सेक्शन 18, 19 और 20 में वे पर्सन भी दिए गए हैं, वे कंडीशन या परिस्थिति भी दी गई हैं, दोनों का उल्लेख है, जहाँ की व्यक्ति और जिस व्यक्ति द्वारा और जिस परिस्थिति में किया गया जो कथन है वह एडमिशन माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका लास्ट लाइन थोड़ा कन्फेशन पर भी चलते रहना है। फिर एक बार देखिए, स्वीकृति का सामान्य मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने कोई तथ्य स्वीकार किया और वह जो तथ्य वह स्वीकार किया है या तो जो न्यायालय में विवाद है उस ओर, या जो क्या है सुसंगत तथ्य है 6 से 55 चल ही रहा है उस ओर कुछ क्या देता है, अनुमान इंडिकेट करता है। अब इसी को थोड़ा दूसरे व्यू में लाइए कि कन्फेशन या संस्वीकृति क्या है। तो संस्वीकृति को किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। तो धारा 17 में स्वीकृति के आधार पर सर्वप्रथम एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टीफेन ने कन्फेशन को परिभाषित किया कि संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति है जिसके तहत वह अपने अपराध को स्वीकार करता है या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिससे एक अनुमान इंगित होता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि इसी ने अपराध किया होगा। यानी कि दो बातें हुई, या तो वह पूर्ण रूप से अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर ले, स्वीकार, या कम से कम इतनी बातें बताए जिससे एक क्या मिलता हो, इंडिकेशन कि यही अपराध किया होगा। और जब पीएन स्वामी का केस आया तो जो ये इंडिकेशन वाली बात मैं बता रहा हूँ
इसी को क्या कर दिया जाएगा, खारिज। और अनुमान से काम नहीं चलेगा, आपका अनुमान केवल न निकले तो आपका बताया जाएगा आगे, क्योंकि इस परिभाषा को बाद में न्यायालयों ने संशोधन किया है। और किस केस में किया है, पाकला नारायण स्वामी। तो भाई हल्का हल्का कन्फेशन पर भी चलते रहना है। अब धारा 18 आ जाइए। अब धारा 18 बताते हैं तो कौन व्यक्ति कथन करेंगे तो एडमिशन माना जाएगा। तो अब देखिए भाई धाराओं का क्रम तोड़ा जाता है। तो पहला है वाद के पक्षकार। तो बताइए जो मुकदमे के पक्षकार हैं, तो पक्षकार कौन कौन होते हैं आपका, फिर देखिए सिविल मामलों में वादी होता है, प्रतिवादी होता है। तो वादी प्रतिवादी अगर कोई कथन करता है, वह कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता है, अनुमान। तो क्या उनका कथन धारा 17 में एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल मामलों में पक्षकार आ जाइए। एक पक्षकार आपका अभियुक्त हुआ, दूसरा पक्षकार राज्य होता है। राज्य आपका केवल बनावटी व्यक्ति है तो आपका, और पीड़ित है तो पीड़ित के लिए अलग धारा बनी है, धारा 8। धारा 8 में आप जाएंगे, बताया गया कि पीड़ित का आचरण और कथन कुछ दशाओं में अलग से रेलेवेंट बनाया गया है। तो मुकदमे के पक्षकार एक अभियुक्त होता है। और आपका, तो ये बताइए अगर अभियुक्त कोई कथन करता है और उस कथन द्वारा किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या मिलता है, अनुमान। तो क्या अभियुक्त का वह कथन आपका सुसंग स्वीकृति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अभियुक्त है अपना अपराध स्वीकार करता है तो ये अब स्वीकृति किस में कन्वर्ट हो जाएगी, संस्वीकृति। यानी कि स्वीकृति ही कुछ दशाओं में किस में परिवर्तित हो जाती है, संस्वीकृति में। कब, जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति एक्सेप्ट तो करता है लेकिन आपका अपराध किया जाना स्वीकार करता है। अब दूसरा हुआ वाद के पक्षकारों के अभिकर्ता। कल ही आपका नियम बताया गया था, आपका एजेंट का नियम बताया गया था। धारा 16 में काफ़ी डिटेल में हमने बताया था, एक एक छोटी छोटी बातों को बताया था। अब एजेंसी का सिद्धांत हल्का सा देखना है, कल भी मैं बताया था। एजेंसी या अभिकरण का सिद्धांत क्या है, तो अभिकरण की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 182 में दी गई है। एजेंसी का मतलब ये हुआ कि मालिक और अभिकर्ता के बीच का जो संबंध होता है, यानी कि मालिक और अभिकर्ता के बीच के रिलेशन को हम एजेंसी या अभिकरण कहते हैं। तो अगर मालिक ने किसी व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त किया है और वह एजेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में कोई कथन करता है, तो क्या उस एजेंट द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और एजेंट का कथन किसका कथन माना जाएगा, मालिक का। एजेंट के कथन और कार्य से कौन बाध्य होते हैं, मालिक। तो एजेंट ने जो कह दिया उस कथन से कौन बाध्य हो जाएंगे, मालिक। जैसे कि धारा 20 सबसे अच्छा उदाहरण है, 20 भी देख सकते हैं। जैसे ए ने बी को अपना एजेंट बनाया कि जो भी लोग
घोड़ा खरीदने आए, तुम घोड़े का दाम बताओ, तो बी जो दाम घोड़े का बता देगा वह एडमिशन माना जाएगा, और वह बी का कथन जो मालिक हैं उनके मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि स्टापेल लगा के अब मालिक को मुकरने से क्या करेगा, रोक देगा। आधार पर भी गौर करते रहिए। आधार हमने बताया तो स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में, यानी कि जब एक बार तुम कोई कथन किए हो और उससे क्या करना चाहते हो, पलटना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा मुंह क्या कर दिया जाएगा, बंद। तो धारा 18 कल डिटेल में चलेगा, चूंकि समय भी हो गया भाई, तो कल इसको और हम आगे बढ़ाएंगे भाई। और प्रयास करिए भाई, शुरुआती दौर में एडमिशन कम समझ में आता है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। 4-5 धाराएं थोड़ा कम आएंगी, ये लास्ट में जब प्रभाव इत्यादि बताया जाएगा तब एकदम क्लियर होगा। तो शुरुआती दौर में थोड़ा न भी समझ में आए भाई, पढ़ते रहिए 2-4 धारा, और कोई उपाय नहीं।